concept of heat production. Concept of heat production. Heat production. When heat is produced, it produces bubbles. When heat is produced, it produces bubbles, and these bubbles put the pressure upon piston of buckles relay. These bubbles put pressure. These bubbles put pressure on the piston of. These bubbles put the pressure on the piston of buckles relay, and this piston close the trip contacts. This piston close the trip contacts. Close the trip contacts. तो इससे जो ट्रिप कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं. सही है. अब इसके आगे हम अगर प्रोसीड करें, अच्छा ये ऑप्शन ये सही है इसके अंदर, दैट इज ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट्स. रीजन क्या है कि ट्रांसफार्मर का पूरा कोर ऑयल के अंदर होता है, इंसुलेशन ऑयल के अंदर. तो अब फॉल्ट उसमें किसी भी नेचर का क्यों ना हो, अगर फॉल्ट हुआ है तो से विच मीन्स व्हाट, द एक्सेसिव करंट, एंड व्हेनेवर देयर इज एक्सेसिव करंट देयर विल बी एक्सेसिव हीट और बबल्स पैदा होंगे उससे. तो डजंट मैटर कि वो वाइंड टू वाइंड या टर्न टू टर्न है, वो इंटरनल फॉल्ट सभी के लिए ऐसा होगा. थोड़ा और लिखिए इसके अंदर. Here transformer is dipped in the tank. Transformer core is dipped in the tank of insulation oil. Whenever any internal fault occurs, it means the excessive current, and if there is excessive current, then it will produce heat, and which will further produce bubbles, जो bubbles produce करेंगे. The capacity of crane is expressed in tons. वो कितने टन का लोड उठा सकती है, ये तो बड़ा ऑब्वियस आंसर था. कोई भी क्रेन हो, चाहे वो पावर प्लांट के अंदर हो, चाहे बाहर इंजन वाली क्रेन हो, उनकी कैपेसिटी जो है वो टन के ऊपर उठाई जाए. मैंने कितना टन वो माल उठा लेती है उस पर ही डिपेंड करेगा. तो टन्स पे उठाई जाती है. The saturable core reactor is basically saturable core reactor. जो saturable core reactor है वो है क्या, एक वेरिएबल इंपेडेंस वाला सर्क्यूट होता है. ये भी याद करने वाली बात हो जाएगी यहाँ पे. वेरिएबल सैचुरेबल कोर रिएक्टर. सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक कोर है एंड उसके ऊपर जो है वो रिएक्टर है. अगर उसके ऊपर रिएक्टर है और ये रिएक्टर है सैचुरेबल वाला, सैचुरेबल कोर रिएक्टर. तो सैचुरेबल कोर जो रिएक्टर है वो बेसिकली एक वेरिएबल इंपेडेंस वाला होता है. उसकी इंपेडेंस जो है वेरी होती जाती है, क्योंकि आपको उसको किस वैल्यू पे करना है सैचुरेट is actually decided by the internal parameter of that reactor. रखिएगा सैचुरेबल कोर जो रिएक्टर होता है वो वेरिएबल इंपेडेंस वाला होता है. इसमें तो बहुत लेंथी डिस्कशंस हैं, वो हम बाद में देखेंगे. पर सैचुरेबल कोर रिएक्टर इज वेरिएबल इंपेडेंस टाइप. नॉर्मल कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं होता है, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, अब जानते हैं कि इंपेडेंस जो है वो फिक्स रहती है. जो स्टेप अप है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है
उनकी इम्पीडेंस बाय एंड लार्ज फिक्स होती है। थर्मल रिले बहुत ही डिफरेंट चीज है। थर्मल रिले में रिएक्टर की तो बात ही नहीं होगी। रिएक्टर मींस दीज टर्न्स आर कॉल्ड रिएक्टर और इंडक्टर। अब वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है? तो मींस कहीं भी इसको तो बड़ा इजी है, आसान है हिट करना। थर्मल रिले जो होती है वो ऑपरेट करती है वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर ही, जो थर्मल रिले होती है। वैसे देखा जाए थर्मल रिले में एक मटेरियल होता है, बायोमेटालिक मटेरियल होता है। तो बायोमेटालिक मटेरियल जो जब आप इसको हीट करते हैं ये बेंड कर जाता है, और बेंड करने से मान लो अगर यहां पे इसके ट्रिप कॉन्टैक्ट्स हैं, यहां बेंड हो गया नीचे को, तो ये ट्रिप मार देगी रिले इसको। तो हीट के इंक्रीज करने से बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है ना वो बेंड हो जाती है, वो रीजन है। जो वेरिएबल रजिस्टर है इसको वेरिक कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं, वेरिक कहते हैं रियोस्टैट के रूप में। तो जो रियोस्टैट है वो तो एक ऐसी चीज है रेजिस्टेंस वाली। तो रिएक्टर विच मींस द नंबर ऑफ टर्न्स वो या तो बी या तो सी होनी थी। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसकी इंपीडेंस होती है फिक्स। वो इवन इंपीडेंस मैचिंग का भी ट्रांसफार्मर का अपना प्रिंसिपल है। तो वेरिएबल इंपीडेंस जो है वो हम यूज करते हैं इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। In case of contactor, overheating of contact is caused from any of the following except contactor। आप जानते हैं कॉन्टैक्ट्स, मान लो ये आपके पास और ये सपोज एक स्विच है, इसने टच करना है इन कॉन्टैक्ट्स को, तो ये होते हैं हमेशा कॉन्टैक्ट्स हमारे, जिसको हम कहते हैं ए बी बोल देते हैं पॉइंट्स, कॉन्टैक्ट्स। इवन जब आप इलेक्ट्रिकल वायर डालते हो सॉकेट के अंदर, वो भी एक तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इन केस ऑफ कॉन्टैक्टर, ओवर हीटिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स इज कॉज्ड बाय हाई इंडक्शन लोड, कॉपर ऑक्साइड ऑन द कॉन्टैक्ट्स, या कैरिंग लोड फॉर लॉन्ग टाइम। तो आपको बता दूं, अगर हाई इंडक्टिव लोड है तो आप जानते हैं इट डज नॉट एक्सेप्ट द सडन चेंज ऑफ करंट। इट डज नॉट एक्सेप्ट सडन चेंज ऑफ करंट विच रिजल्ट्स इन द स्पार्किंग एट द कॉन्टैक्ट्स। इससे कॉन्टैक्ट में क्या होती है? स्पार्किंग होती है। अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो जब भी आप मोटर को सप्लाई देते हैं मान लो, और आप सॉकेट में डालते हैं उनकी अगर वायर को, तो वो एक स्पार्क देंगे। तो जब भी आप हाई इंडक्टिव लोड देते हैं तो इससे स्पार्क पैदा होती है कॉन्टैक्ट्स के अंदर, और स्पार्क पैदा होगी तो कॉन्टैक्ट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे एक समय के बाद। कॉपर ऑक्साइड ऑन दी कॉन्टैक्ट्स, जैसे कई बार क्या होता है, ये कॉपर के बने होते हैं कॉन्टैक्ट्स, जैसे मान लो इस तरह का कॉपर के बने होते हैं। अब कई बार मॉइस्चर आता रहता है इनके ऊपर, अगर मॉइस्चर आएगा तो कॉपर बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, राइट। कॉपर ऑक्साइड जो है वो बन जाएगा, राइट। इसको कोरोजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोरोजन। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी, ऑक्साइड बन जाएगा इसका। ऑक्साइड बनने से भी स्पार्किंग पैदा होती है, इन पॉइंट्स के ऊपर स्पार्किंग पैदा होगी बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स। तो ये भी बात बिल्कुल सही हुई। कैरिंग लोड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम तक आप लोड चलाएंगे तो स्वाभाविक है करंट उसके थ्रू आ रहा है, तो जितनी देर तक करंट रहेगा उतनी देर तक वो हीट पैदा करता रहेगा। वहां पे हीट पैदा होगी तो कॉन्टैक्ट जो है डैमेज होंगे। बट जो ऑप्शन सही नहीं है वो है दैट इज एक्सेस प्रेशर। तो अगर आप एक्सेस प्रेशर के साथ उनको ज्वाइन करते हैं आपस में, तो इससे कॉन्टैक्ट को कोई डैमेज नहीं होती है। कॉन्टैक्ट को डैमेज होती बिकॉज ऑफ स्पार्क जो प्रोड्यूस हो सकती है हाई इंडक्टिव लोड से। कॉपर ऑक्साइड अगर कॉन्टैक्ट में तो, और अगर आप लंबा एक लोड लंबे समय के लिए कैरी कर रहे हैं तो तब हो सकता है। तो लिखिएगा आप इसके अंदर हल्की सी बात, द कॉपर कॉन्टैक्ट्स आर डैमेज्ड बाय the copper contacts are damaged by excessive heat which can be produced by
which can be produced by heavy inductive load, because inductor does not accept sudden change of current, the sudden change of current which results in sparking. Next, when these copper contacts are in contact with moisture, then sparking may take place, corrosion may take place. That's why the oxidation of these contacts results in damage of them. Next point में results in damage of them and will result in damage of them. Next point, if we carry a load for long time, then this will result in the heating of contacts. अब नीचे लिखा नोट, excessive pressure will never result damage of these contacts. Next है, in case of low and medium voltage circuit, the permissible voltage variation is 5%. लो और जो मीडियम वोल्टेज सर्क्यूट्स होते हैं, इवन हमारे घर में भी जो वेरिएशन है वोल्टेज की होती है 5%. इस 5% वोल्टेज अप भी हो सकती है और 5% वोल्टेज डाउन भी हो सकती है. तो 5% ऑफ वेरिएशन इज परमिसिबल. इससे अगर ऊपर नीचे हुआ तो पेनल्टी पड़ सकती है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है. एक समय पे गांव के अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा रहती थी, बहुत ही कम वोल्टेज मिलती थी. पर आज की डेट में जो फ्लक्चुएशन है वो कितनी है? मैक्सिमम अप टू 5%. इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन अलाउड नहीं है लो और मीडियम वोल्टेज सर्क्यूट्स के अंदर. अर्थ पोटेंशियल इज जीरो. आप जानते हैं जब हम अर्थिंग करते हैं किसी डिवाइस की तो अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो. MIG वेल्डिंग जो है वो है मैक्सिमम इनर डेप्थ गैस वेल्डिंग को हम MIG वेल्डिंग भी कहते हैं. जो MIG वेल्डिंग है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम इनर डेप्थ गैस वेल्डिंग. अब ये जो वेल्डिंग मेरा है ये ITI लेवल के टॉपिक्स है तो उनको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो वेल्डिंग के कुछ 100 के क्वेश्चन बनते हैं वो ITI की बुक से पूछे जाते हैं. उनको मालूम है कि जो JEE की हमने सिलेक्शन करनी है उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, टेक्नीशियन को ऑब्जर्व करना है, और जब उसके ही कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होंगे तो कैसे ऑब्जर्व कर पाएगा उनको. दैट्स व्हाई दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम ITI लेवल ऑफ नॉलेज. फॉर बोथ लैप एंड वेव टाइप ऑफ वाइंडिंग देयर आर एज मेनी कम्यूटेटर एज बार एज नंबर ऑफ वाइंडिंग एलिमेंट्स. बता दूं, चाहे लैप वाइंडिंग हो चाहे वेव वाइंडिंग हो, डीसी मोटर में दो तरह की वाइंडिंग है, या डीसी मशीन में दो तरह की वाइंडिंग होती है, लैप और वेव. लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पोल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, और वेव में
only 2. The number of parallel path actually 2. लैप में number of parallel path equal to number of poles and wave में number of parallel paths are only 2. जो भी हो, पर कम्यूटेटर जो बार होते हैं, कम्यूटेटर बार का मतलब वही बात है कि वो जो बार लगे होते हैं वो जो वाइंडिंग एलिमेंट्स हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं, ताकि उन वाइंडिंग एलिमेंट्स से वो सप्लाई को बाहर स्नैच करें इन केस ऑफ जनरेटर एंड सप्लाई को अंदर दे इन केस ऑफ मोटर। तो जितने होंगे वाइंडिंग के एलिमेंट उतने होंगे कम्यूटेटर के बार्स में, जितने वाइंडिंग के एलिमेंट्स होंगे उतने ही कम्यूटेटर बार लगे होंगे। दिस इज द पॉइंट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। लेकिन डीसी मशीन कम्यूटेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट डीसी टू एसी और एसी टू डीसी, डीसी टू एसी और एसी टू डीसी, डीसी टू एसी और एसी टू डीसी कम्यूटेटर बार्स। Here the commutator bars are equal to the winding elements. Here the commutator bars are equal to the winding elements. Here the commutator bars are equal to the winding elements. Next है a wire of resistance R has its length and cross-sectional area both doubled, its resistance will become। बहुत इजी है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए एंड रो इज फिक्स हियर। यहां कोई बात नहीं हुई रो के बारे में, बस उसने कहा है कि लेंथ और एरिया चेंज हुआ है। अब सपोज करिए लेंथ हो गई डबल, विच मीन्स 12 बन गई। ये ओल्ड है, अभी न्यू है, न्यू के अंदर आप लेंथ डबल कर दी और एरिया भी डबल हो गया है। अल्टीमेटली द न्यू रेजिस्टेंस विल बी ऑल्सो एल अपॉन ए, विच मीन्स कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर, जितनी पहले थी आर उतनी ही आर वो रहेगी। इफ इट वॉज 3 ohm इट विल बी 3 ohm, इफ इट वॉज 10 ohm इट विल बी 10 ohm, नो चेंज इन टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 5 into 10 power 16 electrons pass through a section of a conductor in 1 minute and 20 seconds. The current flowing through. The current formula is actually rate of change of charge. चार्ज आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं एक वायर के अंदर मेटल्स में। तो करंट इज एक्चुअली चार्ज पर यूनिट टाइम। सही, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब आपके पास हम देखें तो टाइम को हम लेते हैं किसमें, सेकंड में, और हम चार्ज को लेते हैं किसमें, कूलम के अंदर। अब बात यहां से क्या है कि 1 कूलम मीन्स 1.9 into 10 power 19 कूलम्स। इतने कूलम का चार्ज उसमें होगा। इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम इक्वल टू 1.9 into 10 power 19 इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी इसको उल्टा करना पड़ जाएगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। So 1 coulomb equal to actually 1.6 into 10 power minus 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम हुआ इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर। सही।
एक जानकारी है। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक नहीं, कितने हैं? 15 इंटू 10 पावर 16। तो एक इलेक्ट्रॉन है इसके बराबर। नाउ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम का। तो 5 इंटू 10 पावर 16 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? तो 15 इंटू 10 पावर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। 8 यहां बन जाएगा, 8 इंटू 5 इंटू 1.6 होता है 8, 16 का 5 ऐसे होते हैं, और इंटू 10 पावर के पास -3 आ जाएगा। सो ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पे चार्ज है 8 इंटू 10 पावर -3 का। तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। इट इज 8 इंटू 10 पावर -3 अपॉन टाइम लेते हम सेकेंड्स में। 1 मिनट और हमारे पास है 20 सेकेंड्स, और जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 और 20 या 80 सेकेंड होगा आपके पास। 10 आपके पास आ गए, मीन्स 10 ऊपर जाएगा आपके पास 10 पावर -4 हो जाएगा। करंट इक्वल टू 10 पावर -4, बट ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप जानते हैं कि इट इज एक्चुअली 0.1 इंटू 10 पावर -3 है कि नहीं। मैंने -1 को अलग ले लिया, 10 पावर -1 को। इट इज 0.1 मिली एम्पेयर। सो ऑप्शन ए इज राइट। थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी चाहिए थी इस क्वेश्चन के अंदर। सो 1 इलेक्ट्रॉन 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम का ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। हैंग हो जाता है, क्या चक्कर है?